तो आज हम रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी एंड जेनेटिक क्लिनिक्स चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक्स। तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के कमेंसमेंट पर या कमेंसमेंट से फर्स्ट, no genetic counseling center, genetic laboratory, genetic clinic unless registered under this act shall conduct or associate with or help in conducting activities relating to prenatal diagnostic techniques। यानी कि कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या कोई भी लेबोरेटरी या कोई भी क्लिनिक वो जो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं कंडक्ट करेगा? या एसोसिएट नहीं करेगा या हेल्प इन नहीं करेगा कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से रिलेटेड है। उसके बाद नंबर 2 वाला, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक सेल एम्प्लॉय और कॉज टू बी एम्प्लॉयड और टेक सर्विसेज ऑफ एनी पर्सन वेदर ऑन ऑनररी बेसिस और ऑन पेमेंट हु डज नॉट परचेज द क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या कोई भी जेनेटिक लेबोरेटरी या कोई भी जेनेटिक क्लिनिक किसी भी बंदे को ना तो एम्प्लॉय करेगा ना एम्प्लॉय करवाएगा किस चीज़ के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, या कोई भी सर्विसेज नहीं लेगा मतलब किसी भी बंदे से, ना तो ऑनररी बेसिस पे ना पेमेंट पे, अगर वो बंदा क्वालिफाइड नहीं है इस एक्ट के तहत जो प्रेस्क्राइब्ड है उस हिसाब से। उसके बाद नो मेडिकल जेनेटिसिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, registered medical practitioner or any other person shall conduct or cause to be conduct or aid in conducting by himself or through any other person any prenatal diagnostic techniques at a place other than a place registered under this act। तो मतलब कोई भी जो मेडिकल जेनेटिसिस्ट है या कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट है या कोई भी पेडिट्रिशियन है या कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या कोई भी दूसरा बंदा, वो क्या नहीं करेगा? सेल नॉट कंडक्ट, क्या नहीं करेगा? मतलब नो पहले लग गया है तो इसका मतलब नहीं करेगा होता है, ठीक है। कंडक्ट और कॉज टू भी कंडक्ट, ना तो खुद कंडक्ट करेगा या ना होने देगा कंडक्ट, और ना ऐड करेगा या तो खुद के द्वारा या किसी दूसरे पर्सन से कोई भी ऐसे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में जो कि किसी अदर प्लेस पे हो रही है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर। इसके बाद 3A, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेक्स सिलेक्शन एक मेल प्रैक्टिस है, बुरी प्रैक्टिस है। तो इसका जो है 3A में दे रखा है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ स्पेशलिस्ट और अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी shall conduct or cause to be conduct or aid in conducting by himself or by any other person sex selection on a woman or a man or on both or on any tissue, embryo, conceptus, fluid or gametes derived from either of both of them। तो मतलब ये है कोई भी बंदा जो कि क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट होगा या टीम ऑफ स्पेशलिस्ट हो, तो वो क्या करेगी फर्टिलिटी के केस में, इनफर्टिलिटी के केस में, तो वो कोई भी कंडक्ट नहीं करेगी, ना करने देगी, ना कोई ऐड करेगी, मतलब खुद के द्वारा या किसी दूसरे बंदे के साथ में, क्या कि जो आपका सेक्स सिलेक्शन में विमेन के या मैन के आपको हेल्प करे। तो उस सब चीज़ों को इसमें मना किया गया है, इसमें प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह जो है एटसेट्रा टू पर्सन लेबोरेटरी क्लिनिक एटसेट्रा नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब उस चीज़ पर अल्ट्रासाउंड मशीन उन लोगों को नहीं बेची जाएगी, उन पर्सन्स को, उन लेबोरेटरीज को या उन क्लिनिक को या कोई भी अदर प्लेस या पर्सन्स, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के द्वारा, तो उनको हम अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं भेजेंगे या बेचेंगे, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड मशीन के अलावा आपका इमेजिंग मशीन भी हो सकती है, स्कैनर भी हो सकती है, या कोई भी इक्विपमेंट जो डिटेक्ट करे सेक्स ऑफ द फीटस, तो वो जो है हम जो है उनको नहीं बेचेंगे, ये सब चीज़ें। इसके बाद आपका चैप्टर 3 आ जाता है रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं, इसमें करीब 3 सेक्शंस होंगे आपके, 4 से लेकर 6 तक। तो आपका सेक्शन 4 देख लेते हैं हम लोग। रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट।
इस एक्ट पर या इस एक्ट से के कमिटमेंट के बाद से आपसे क्या होगा, नो प्लेस इंक्लूडिंग अ रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक shall be used or caused to be used by any person for conducting prenatal diagnostic techniques except for the purpose specified in clause 2 or after satisfying any of the conditions specified in clause 3। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लेस, चाहे वो रजिस्टर्ड क्लिनिक हो, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करता है, रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक, वो यूज़ नहीं किया जाएगा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को, एक्सेप्ट किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो क्लॉज 2 में दे रखा है, ठीक है। और उसके लिए भी कुछ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, जो क्लॉज 3 में दे रखी हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम कभी भी कोई भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स करेंगे तो हमें पहले तो क्लॉज 2 में देखना पड़ेगा कि हम इनके बारे में कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कर रहे हैं। उसके बाद जो क्लॉज 3 की हमें कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपका जो है 4 क्लॉज 1, 4 क्लॉज 2, 4 क्लॉज 3 ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो 2 वाला देख लेते हैं, क्या है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो यूज़ की जा सकती हैं। नो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शैल बी कंडक्टेड एक्सेप्ट फॉर द पर्पजेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटी। मतलब कोई भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं की जाएंगी, और इसके जो है आपके अपवाद दे रखे हैं, आपके एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। मान लीजिए कोई भी क्रोमोजोम, कोई भी आपका जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई तो हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसको हम चेकआउट कर सकते हैं, या कोई भी हीमोग्लोबिनोपैथीज़ है तो हम उसको चेक कर आउट कर सकते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ज़्यादा हो गया, ये जो सब चीज़ हम चेकआउट कर सकते हैं। या कोई भी सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज़ है, या कोई भी आपकी आनुवंशिक कोई बीमारी है उसको भी हम चेकआउट कर सकते हैं। या कोई भी कंजेनिटल अनोमलीज है, या कोई भी जो है आपका विरोधाभास हो गया है कंजेनिटल, तो उसको हम चेकआउट कर सकते हैं। या एनी अदर एबनॉर्मेलिटीज़ और डिजीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। या कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी ऐसी बीमारी जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाई की जाती है। तो आपका ये क्लॉज 2 हो गया, जिसमें कि आपकी 6 पर्पजेज दे रखे हैं। जो 6 पर्पज़ है वो आपका सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद तीसरी क्लॉज हम देख लेते हैं, नो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शैल बी यूज्ड और कंडक्टेड अनलेस द पर्सन क्वालिफाइड to do so is satisfied for reasons to be recorded in writing that any of the following conditions are fulfilled। मतलब कोई भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स नहीं की जाएगी, ठीक है, अनलेस, जब तक कि पर्सन क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वालिफाइड पर्सन है भी और तो उसको संतुष्ट होना पड़ेगा कि भैया आपको ये फॉलोइंग कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो। तो वो फॉलोइंग कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहली कंडीशन है एज ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन इज़ अबव 35 ईयर्स। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी एज 35 साल से ऊपर की होनी चाहिए। सेकेंड, द प्रेग्नेंट वीमेन हैज़ अंडरगोन ऑफ 2 और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और फीटस लॉस। मतलब जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो गर्भवती महिला है, वो जा चुकी हो 2 या 2 से अधिक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, मतलब कि लगातार अबॉर्शंस, ठीक है, और फीटल लॉस, या उसकी जो है फीटस लॉस हो चुकी हो, मतलब 2 या 2 से अधिक टाइम के लिए, ठीक है। तो और तीसरा क्लॉज है इसमें, तीसरी कंडीशन है द प्रेग्नेंट वीमेन हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू पोटेंशियली teratogenic agents such as drugs, radiation, इन्फेक्शन और केमिकल्स। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लाइक ड्रग्स से, कोई रेडिएशन से, कोई इन्फेक्शन से, या कोई भी केमिकल से। और चौथी कंडीशन है द प्रेग्नेंट वीमेन और हर स्पाउस हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और फिजिकल डिफॉर्मिटी सच एज स्पार्स स्पेसिटी और एनी अदर जेनेटिक डिजीज़। तो मतलब कोई भी अगर प्रेग्नेंट वीमेन का कोई भी स्पाउस या उसका फैमिली मेम्बर किसी भी आनुवंशिक बीमारी जैसे स्पेसिटी से आपका, या कोई भी अदर आनुवंशिक बीमारी उससे जूझ रहा हो, तो उस केस में भी आपका करा सकती है।
उसके बाद पाँचवा है एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। ये आपका कोई भी कंडीशन जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड सही समझे या स्पेसिफाई करे वो आपका। उसके बाद प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कंडक्टिंग अल्ट्रासोनोग्राफी ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन shall keep complete record thereof in the clinic in such manner as may be prescribed, and any deficiency or inaccuracy found therein shall amount to contravention of provisions of section 5 or section 6 unless contrary is proved by a person conducting such ultrasonography। मतलब जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सेव रखना चाहिए, और अगर नहीं रखते हैं उनमें कोई भी डेफिशिएंसी या इनएक्यूरेसी आती है तो सेक्शन 5 और 6 के अंदर डेल होंगे। अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड, अगर बंदा वो कंट्रेरी प्रूव कर देता है कि भैया ये डेफिशिएंसी या इनएक्यूरेसी इस वजह से हुई है, तो आपका जो है कोई बात नहीं है, वरना उनको जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंदर डील किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्लॉज 4 क्या कहता है? नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन shall सीक और एनकरेज द conduct of any prenatal diagnostic techniques on her except for the purpose in clause 2। यानी कि कोई भी ना तो रिश्तेदार ना हस्बैंड जो प्रेग्नेंट वीमेन से रिलेटेड है तो वो एनकरेज करेगा या सीख करेगा किससे, कि भैया आप प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स करा लीजिए। ठीक है, जब तक कि क्लॉज 2 वाली आपका पर्पज सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसके बाद पांचवा, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव हस्बैंड ऑफ वुमेन shall seek or encourage the conduct of any sex selection technique on her or him or both। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग, पहले में भी इंक्लूडिंग है इसमें भी इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हस्बैंड हो सकता है वीमेन का, तो वो किसी भी सेक्स सिलेक्शन के लिए इनकरेज नहीं करेगा कि आप जो है वो टेक्निक आप जो है सेक्स सिलेक्शन टेक्निक आप यूज़ कर लीजिए, ना तो उस पर मतलब यानी कि ना तो लेडी पर ना मैन पर और बोथ दोनों पर। ठीक है। उसके बाद क्लॉज 5, वो सॉरी सेक्शन 5 क्या कहता है? रिटिन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ फीटस। ठीक है, तो अगर कोई रिटन कंसेंट हम नहीं लेते हैं प्रेग्नेंट वीमेन की, या फिर आपका प्रोहिबिट करते हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस। ठीक है, रिटन कंसेंट ऑफ वीमेन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ फीटस, तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्लॉज है नो पर्सन रेफर टू क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 shall conduct the prenatal diagnostic techniques procedures unless he has explained all the known side or other effects of सच प्रोसीजर्स टू द प्रेग्नेंट वीमेन कंसर्न। मतलब सारे आपको जो है इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स हमको बताने चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर होगा और प्रेग्नेंट वीमेन इससे क्या क्या सफ़र कर सकती है, तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। सब बी आपका पॉइंट है ही हैज़ ऑब्टेन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म हर रिटन कंसेंट टू अंडरगो सच प्रोसीजर इन द लैंग्वेज विच शी अंडरस्टैंड। और उस अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में मान लीजिए उसको हिंदी आती है, मान लीजिए उसको उर्दू आती है या उसको मलयालम आती है, तो उस लैंग्वेज में उसकी रिटन कंसेंट ज़रूर ऑप्टेन करें। ठीक है, और तभी उस प्रोसीजर को अंडरगो कर सकते हैं आप। ठीक है, अ कॉपी ऑफ हर रिटन कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर क्लॉज बी इज़ गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन, और उसकी एक कॉपी प्रेग्नेंट वुमेन को दे देनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसको दी जाएगी। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज क्या कहती है? नो पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर shall communicate to the pregnant women concerned or her relative or any other person the sex of the fetus by words, signs or in any other manner। यानी कि नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति नहीं, क्या नहीं करेगा? इंक्लूडिंग द पर्सन कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, उस बंदे को भी इंक्लूड किया गया है जो कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहा है। सेल कम्युनिकेट टू द प्रेग्नेंट वुमेन, कोई भी बंदा ना कोई बंदा ना कोई भी डॉक्टर उस प्रेग्नेंट वुमेन को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, या उसके रिलेटिव को या कोई भी पर्सन जो कि क्या कहते हैं सेक्स ऑफ द फीटस के बारे में पूछे, वाई बर्ड्स कि भैया लड़का है या लड़की है, तो वो भी नहीं बताएगा। वाई साइंस, ठीक है, कोई साइन होगा कि आपका हम उंगली उठाएंगे तो लड़का होगा, उंगली नीचे करेंगे तो लड़की, तो ऐसा करके कोई भी साइंस भी नहीं देगा। उसके बाद आपका और इन एनी अदर मैनर, किसी भी मैनर में आपको ये नहीं बताएगा कि भैया ये होने वाला है बच्चा। ठीक है, तो ये आपका जो है सेक्शन 5 का क्लॉज 2 होता है। उसके बाद 6,
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड, यानी कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो प्रोहिबिट है कि हमको यही चाहिए, तो ये प्रोहिबिटेड है। ऑन एंड फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक shall conduct or cause to be conduct in its center, laboratory or clinic prenatal diagnostic techniques including ultrasonography for the purpose of determining the sex of the fetus। सबसे सरल है ये तो। नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, कोई भी जेनेटिक लेबोरेटरी, कोई भी जेनेटिक क्लिनिक ना तो कंडक्ट करेगा, ना कॉज टू बी कंडक्टेड, ना कंडक्ट होने देगा इन इट्स सेंटर, खुद के सेंटर में, लेबोरेटरी में या क्लिनिक में, कोई भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जिसमें कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफी भी आती है जो डिटरमिन करे सेक्स ऑफ द फीटस को, तो वो सब काम नहीं होने देगा। उसके बाद बी, नो पर्सन शेल कंडक्ट कॉज टू बी कंडक्ट, ना तो कोई बंदा करेगा ना कंडक्ट होने देगा एनी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी इसमें इंक्लूड की गई है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस। तो क्लॉज 1, क्लॉज ए और क्लॉज बी में सिर्फ इतना अंतर है, उसमें आपके इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं और इसमें पर्सन दे रखा है। उसके बाद क्लॉज सी देख लेते हैं। नो पर्सन शेल बाय वॉट एवर मीन्स, किसी भी मीन्स से कॉज और अलाउ टू बी कॉज सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, कोई भी बंदा किसी भी मीन से ना तो कॉज करेगा, ना अलाउ है भैया, ना उसको अनुमति है कि वो कॉज करे सिलेक्शन ऑफ द सेक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। तो ये सिंपली आपका सेक्शन 6 तक हो गया। धन्यवाद।